तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग पिछली क्लासेस में जो टॉपिक चल रहा था वो था व्हाई डू वी फॉल इल। व्हाई डू वी फॉल इल के अंदर मैंने आपको हेल्थ की डेफिनेशन बताई थी और डिजीजेस का जिक्र किया था कि डिजीजेस को किस कैटेगरी में, हम कितने टाइप की डिजीजेस होती हैं और कौन कौन सी डिजीज, वो डिजीजेस किस टाइप की होती हैं। उसमें हमने आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जिक्र किया था। मैंने एक्यूट बताया था, वो डिजीजेस जो आपकी बॉडी में शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं, वो एक्यूट होती हैं, और ज़्यादा टाइम के लिए होती हैं वो क्रॉनिक होती हैं, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है, एड्स है, तो वो ये क्रॉनिक डिजीजेस हो सकती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाएं, ट्रांसमिट हो जाएं, तो उनको कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। उसमें वो कम्युनिकेबल डिजीजेस डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से भी हो सकती हैं, इस्तेमाल की हुई चीजों से हो सकती हैं, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से हो सकती हैं, मतलब आपको स्नीजिंग हुई, उसकी वजह से आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में, वो किसी और ने इनहेल कर ली तो उसकी वजह से हो सकती हैं। इन्फेक्टेड सोप से हो सकती हैं, इन्फेक्टेड कपड़ों से हो सकती हैं। ये मेरे जो कम्युनिकेटिव ये वाली डिजीज होती है कम्युनिकेबल। इसके अलावा मॉस्किटो की बाइट से, एनाफ्लीज हो, क्यूलेक्स हो, डिफरेंट मॉस्किटो की बाइट से भी जो डिजीज होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं, वो कौन सी होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको बताया था वो डिजीजेस जो एक पर्सन में हैं और वो दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकती। मतलब आपके घर में किसी को, आपके फादर को, आपकी मदर को, घर में किसी इंसान को डायबिटीज है, तो डायबिटीज वाली प्रॉब्लम जो है आपको या किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो सकती किसी चीज के शेयर करने से, साथ में खाना शेयर करने से, पानी शेयर करने से। वो डिजीजेस होती हैं नॉन कम्युनिकेबल। अगर आपके फादर हैं या आपकी मदर हैं, उनके जॉइंट्स में दर्द रहता है, उनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इस प्रॉब्लम को गाउट कहते हैं, गठिया कहते हैं, उसमें भी ये डिजीज, ये प्रॉब्लम उनकी ट्रांसफर नहीं हो सकती। एक पर्सन है, उनको हाइपरटेंशन की दिक्कत रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसी और में ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीजेस का मतलब होता है एक ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे, मतलब एक पर्सन में हो किसी इन्फेक्शन की वजह से, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई वायरस हो, चाहे वो कोई प्रोटोजोआ हो, चाहे कोई वायरॉइड हो, चाहे वो कोई फंगस हो, कोई भी पैथोजन की वजह से जो डिजीज होती है उनको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और कुछ कीड़ों से भी होती है, बताया था कीड़ों से होने वाली डिजीज, राउंड वर्म, टेप वर्म बताया था, तो उससे भी हो सकती है। आज मैं आपसे जो पहले जिक्र करूंगा, पहले दो चीज के बारे में बताऊंगा। पहले तो ये बताओ इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, फिर उसके बाद मैं वैक्सीन के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, इम्यूनिटी का मतलब होता है बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का जरासीम से, अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। बॉडी की इन्फेक्शन से फाइट करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी हमारे जिस्म में दो टाइप की होती है। एक होती है कौन सी? इनेट और एक्वायर्ड। देखो, इन का मतलब इनसाइड, नेट का मतलब होता है बर्थ, जन्म से जो इम्यूनिटी तुम्हारी जिस्म में प्रेजेंट है वो वाली कौन सी मिलती है? इनेट। और वो इम्यूनिटी जो तुम्हारी जिस्म में धीरे धीरे आती है, जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, आपके अंदर वो इम्यूनिटी बाद में आई है, जन्म लेने के बाद आपकी लाइफ में वो इम्यूनिटी जो आती है, डेवलप होती है, वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? एक्वायर्ड। ये वाली जो इम्यूनिटी होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी है। देखो उधर आपने देखा होगा छोटे बच्चे, इधर देखें, छोटे बच्चे जो होते हैं बीमार ज्यादा पड़ते हैं। कभी बुखार आ गया, कभी इंफेक्शन हो गया, कभी लूज मोशन स्टार्ट हो गए, कभी डायरिया हो गया। छोटे बच्चे बीमार ज्यादा पड़ते हैं, इसकी वजह है छोटे बच्चों की इम्यूनिटी अभी ये वाली होती है। देखो उधर ये वाली होती है, ये अभी उनके अंदर डेवलप नहीं हुई होती। लेकिन जब बच्चों के अंदर ये वाली इम्यूनिटी बन जाती है, ये इम्यूनिटी आ जाती है, ये इम्यूनिटी आती कहां से है? इधर देखो, तुम्हारी बॉडी में अलग अलग टाइप के ना व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं,
एक होते हैं आरबीसीज, एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप की आर्मी है। जैसे इंडिया के अंदर आपको मालूम है एक एयरफोर्स है, एक नेवी है, एक आर्मी है, एक एयरफोर्स है। अलग अलग टाइप के मोड हमले के लिए अलग अलग डिफेंस फोर्सेस हैं हमारे कंट्री में। इसी तरह से आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो वो कुछ टाइप्स ऐसे थे, कुछ व्हाइट ब्लड आपके जन्म से आपकी बॉडी में मौजूद थे, लेकिन कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे थे जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे बाद में बने। अच्छा, उसके अंदर एक चीज बताता हूं, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में बचपन में नहीं थे, बाद में बने। और वो बाद में बनने वाले उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। उनके अंदर वो इन्फेक्शन को याद रखते हैं। मान लीजिए ये एक्स टाइप का एक इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आया, ये कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, आपकी बॉडी में आया। आपकी बॉडी में इससे लड़ने के लिए कोई खास अलग से सेल्स नहीं थे। आपकी बॉडी में आया, आपकी बॉडी में इससे लड़ने के लिए कोई स्पेसिफिक, कोई स्पेशल टाइप का सेल नहीं था, जिसकी वजह से आपको बीमारी हो गई, आपको इन्फेक्शन हो गया और आप बीमार पड़ गए। लेकिन 15 दिन 20 दिन के बाद आपकी बॉडी में इससे लड़ने के लिए एक वाई टाइप का सेल बना लिया गया है। ये वाई जब बन जाएगा तो ये जाके इस पे हमला करेगा। जब ये हमला करेगा तो ये इसको मार देगा, और जब ये मर जाएगा ये इन्फेक्शन, तो उसके बाद आप बीमारी से ठीक हो जाएंगे। आपको पहले जो बुखार आ गया था, आपको पहले जो सिम्टम आ रहे थे, वो गायब हो जाएंगे, यानी अब आप उस बीमारी से रिकवर कर गए। तो इधर देखें, जिस इन्फेक्शन को मारने के लिए जो सेल बना था ना बॉडी में, ये उसको मारने के बाद खत्म नहीं होगा, बॉडी में रहेगा। अब उसको याद है कौन सा इन्फेक्शन आ चुका है। अगर यही एक्स वाला सेल जो बॉडी में मरा, अगर आपकी बॉडी में एक महीने, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीने में अगर यही वाई जो है तुम्हारी बॉडी में हमला करता है, पहली बार आपकी बॉडी को ठीक होने में लगा था 15 से 20 दिन। अगर ये एक्स दोबारा से हमला करता है बॉडी पर, क्योंकि इससे लड़ने के लिए पहले से आपकी बॉडी तैयार है, पहले से उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, तो अगली बार ये इसको इसके अंदर मेमोरी होती है। मेमोरी की वजह से ये वाई सेल पहचान लेगा, अच्छा ये वही वाला इन्फेक्शन है, तो आपकी उस सेल पे हमला करेगा और इस इन्फेक्शन को हमला करके इसको मार देगा। कितने टाइम में? मुश्किल से 10 से 20 मिनट में, या 10 से 15 मिनट में। पहली बार जो टाइम लगा था वो ज्यादा लगा था, लेकिन अगली बार कम वक्त के अंदर उस इन्फेक्शन को मार दिया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि आपकी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स में मेमोरी आ चुकी है। अच्छा, एक और सुनो, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए खुद जाते हैं, जबकि कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए खुद नहीं जाते, बल्कि एक प्रोटीन की आर्मी बना के भेजते हैं। इनका नाम क्या होता है? क्या? एंटीबॉडीज। अगर आपसे कोई पूछे ना एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडीज आपके व्हाइट ब्लड सेल्स से में बनने वाली, आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स जो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन की आर्मी बनाते हैं इन्फेक्शन को मारने के लिए, वो प्रोटीन की आर्मी क्या कहलाती है? एंटीबॉडीज। बच्चों एक बात सुनो, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, तुमने टीवी पे बहुत बार सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी। ये क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी? कहकशा बेटे, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? इधर देखो, इधर देखें सब, अच्छे ध्यान दो इधर। प्लाज्मा थेरेपी का मतलब है, मान लीजिए मुझे कोई बीमारी हो गई थी और मैं उस बीमारी से, इधर देखो, मैं यंग हूं, मेरी बॉडी में कोई बीमारी लग गई थी, अब मैं उस बीमारी से ठीक हो गया हूं। मेरी बॉडी में उसके लिए, उसके खिलाफ क्या बन चुकी हैं? एंटीबॉडीज। मैं यंग हूं तो मैं तो ठीक हो गया, मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज बना ली। लेकिन अस्पताल में एक बुजुर्ग इंसान है जो उसी बीमारी से बीमार पड़े और बहुत हालत उनकी नाजुक हो चुकी है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, उनकी हालत क्रिटिकल हो गई, क्योंकि वो मेरी तरह नहीं है, वो बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं। तो डॉक्टर क्या करेंगे? इधर देखो, मेरी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी है ना उस बीमारी से लड़ने के लिए, वो बनी बनाई एंटीबॉडीज उनमें डाल दी जाएंगी, ताकि उनकी बॉडी में वो उससे लड़ने वाली जो एंटीबॉडीज हैं, प्रोटीन्स हैं, वो बाहर से दे दी जाए, ताकि वो पर्सन उस बीमारी से ठीक हो जाए। इसको कहते हैं क्या? प्लाज्मा थेरेपी। एक और एग्जांपल देते हूं।
बच्चों आपने सुना होगा मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर बेबीज। डॉक्टर्स कहते हैं माँ का जो मिल्क होता है वो बेबीज के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। क्यों? और देखो जब माँ एक बेबी को बर्थ देती हैं तो उस मदर की बॉडी में जो मिल्क होता है पहला, उसमें बहुत सारी क्या होती हैं? एंटीबॉडीज। क्योंकि वो मासूम बच्चा, वो जो छोटा बच्चा है, उसकी इम्यूनिटी अभी कमजोर है। तो अगर वो माँ की बॉडी से मिल्क लेता रहेगा तो उससे लड़ने के लिए उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज मिलती रहेंगी और वो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। जो बच्चे मदर की बॉडी से, मदर से फीड लेते हैं, मिल्क पे फीड करते हैं, मदर्स मिल्क पे फीड करते हैं, अक्सर वो बच्चे बीमार कम पड़ते हैं। क्योंकि उसमें क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द व्हाइट ब्लड सेल्स इन रिस्पॉन्स टू अटैक बाय एन इन्फेक्शन। किसी इन्फेक्शन के आने पर व्हाइट ब्लड सेल्स के से जो प्रोटीन निकलते हैं लड़ने के लिए, उनको क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। Antibodies are the proteins secreted by white blood cells to fight, to provide immunity against a particular disease. किसी डिजीज से लड़ने के लिए, किसी बीमारी से लड़ने के लिए, किसी जरासीम से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल जो प्रोटीन बनाते हैं उनका नाम क्या है? एंटीबॉडीज। एक बात सुनिए, अस्पतालों में, हॉस्पिटल में जब खुदा ना खास्ता कोई आपका पेशेंट, कोई आपका मेंबर, कोई आपका रिलेटिव अस्पताल में एडमिट है और वो पर्सन बीमारी से ठीक हो रहा है, उस दौरान डॉक्टर्स देखेंगे आप, उस पेशेंट को अस्पताल से खाना दिया जाता है। उस पेशेंट को अस्पताल से खाना दिया जाता है। एक तो दो बातें आप ऑब्जर्व करेंगे उस खाने में। देखो उधर जो अस्पताल से खाना दिया जाता है ना, वो ब्लेंड फूड होता है। ब्लेंड का मतलब टेस्टलेस, ना तो उसमें नमक होता है, ना उसमें मिर्च होती है, ना उसमें तेल होता है। टेस्ट के लिए ये तीन चीजें जरूरी है ना, नमक, मिर्च और ऑयल, जो अक्सर हमारे खानों में होता है। तो ये सारी चीजें उसमें नहीं होती। और दूसरा, उस पेशेंट को अक्सर आप देखना, जो पेशेंट बीमारी से ठीक हो रहा होता है उसको दाल दी जाती है, पनीर दिया जाता है, अंडा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज प्रोटीन की बनी होती है ना, तो इसलिए उसको प्रोटीन दिया जाता है ताकि इनफ एंटीबॉडीज बन जाएं उससे लड़ने के लिए। अच्छा, और ब्लेंड फूड, टेस्टलेस फूड क्यों दिया जाता है? डाइजेशन आसान हो जाए। क्योंकि इधर देखो, आप जो भी आप ऑयली चीज खाते हो, कोई भी ऑयली चीज खाओगे, उसके लिए डाइजेशन की जिम्मेदारी इसकी होती है आपके लिवर की, आपका लिवर। और वो पेशेंट जो अस्पताल में जूझ रहा है बीमारी से, उसका लिवर क्राइसिस में है, उसकी बॉडी क्राइसिस में है। अभी आप उसमें तेल, स्पाइसेस ऐसी चीज दोगे तो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। इसलिए पेशेंट को ऐसी ग़िज़ा दी जाती है जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। बात समझ आ रही है? इसलिए अस्पतालों में पेशेंट को ब्लेंड फूड दिया जाता है। ये एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, व्हाई पेशेंट इज एडवाइज्ड ब्लेंड फूड इन हॉस्पिटल्स। या जो सिक पर्सन होता है, जो बीमार पेशेंट होता है, उसको हम टेस्टलेस फूड क्यों देते हैं? ताकि वो इजी डाइजेस्ट हो जाए बॉडी में। आगे सुनो, इसके बाद ये इम्यूनिटी समझ आ गई। इम्यूनिटी का मतलब है जो आपकी बॉडी में लड़ने की क्षमता होती है। और ये दो टाइप की, इनेट जो बचपन में से है, और वो एक्वायर्ड जो आपकी बॉडी में लाइफ में आई है, वो एक्वायर्ड होती है। इधर देखो, इसका नाम सुना है किसी ने? फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो सर, कौन कौन सी इम्यूनिटी बताई थी? यहां पर देखो, इसके नाम स्टार्ट हो रहा है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी पेशेंट की बॉडी में कौन सी इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई? एक्वायर्ड वाली, यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यानी इस बीमारी के अंदर ये वाली इम्यूनिटी जो आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बच्चों एक वर्ड होता है यूसुफ, सिंड्रोम का मतलब
शाबाश, वेरी गुड। सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिजीजेस, यानी एक पेशेंट को कई सारी बीमारियां एक साथ आ जाए तो वो सिंड्रोम कहलाता है। क्या मतलब? देखो, अगर मैं कहूं बच्चों आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ लंग डिजीज, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ स्टमक डिजीज, तो आप समझ जाओगे सर को कोई प्रॉब्लम है, कोई इंफेक्शन है, कोई डिजीज होगी। लेकिन मैं कहूं कि बच्चों आई एम सफरिंग फ्रॉम अ सिंड्रोम, तो आप समझ जाएंगे कि सर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ है, बहुत सारी डिजीज एक साथ। तो ये देखो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसलिए कह रहे हैं देखिए अंदर, इस बीमारी के अंदर पेशेंट को बहुत सारी बीमारियां लगेगी क्योंकि ये इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। जब आपकी ये वाली इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो उसमें आपकी बॉडी में सारे इंफेक्शन आपको लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, हर टाइप का इंफेक्शन आपको लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ये वाली इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। समझ आ गई बात? अच्छा बच्चों एक बात बताइए, ज्यादातर जो नशा करने वाले लोग होते हैं, एडिक्ट होते हैं, वो अक्सर HIV संक्रमित होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं। क्यों? सर क्योंकि वो सिरिंज से इनटेक कर लेते हैं ड्रग्स और वो सब हाँ, बांट। क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये जो एडिक्ट लोग होते हैं, ये जो हार्मफुल जो ड्रग्स होती हैं, इसको सीरिंज में भरकर अपनी इंट्रावीनसली लगाते हैं और एक ही सीरिंज को मल्टीपल टाइम शेयर किया जाता है। कई लोग उसको शेयर करते हैं तो उसकी वजह से आमतौर पर उनके अंदर इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताएं, अस्पतालों में ICU जो होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, वहां पर अक्सर छोटे बच्चे और बुजुर्गों की जाना परमिटेड नहीं होता, परमिशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी इम्यूनिटी अभी तैयार फॉर्म नहीं हुई होती और बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर पड़ चुकी होती है। इस केस में ये दोनों ही लोग क्या हो जाएंगे, इन्फेक्शन लगने के चांसेस उनको ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए अस्पतालों के अंदर बच्चों को और बुजुर्गों को एक्सेस नहीं दी जाती इंटेंसिव केयर यूनिट। बात समझ आ रही है? ओके, अब जो बात मैं बताने वाला हूं वैक्सीन की बात कर रहा हूं। अच्छा बच्चों ऐसा क्यों कहा जाता है, डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 1 साल, उनको दवाइयों की आदत मत डालो, उनको एंटीबायोटिक देने की आदत मत डालो। क्यों? अगर आप छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो छोटे बच्चे हैं, अगर उन बच्चों को आप बार बार दवाई दोगे, एंटीबायोटिक दोगे, मान लो बच्चा बीमार पड़ गया, इन्फेक्शन आ गया तो उसकी वजह से आपने दवाई देके उस इन्फेक्शन को खत्म कर दिया, एंटीबायोटिक दे, यानी बार बार आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो यानी आप उस बच्चे के इम्यून सिस्टम को लड़ने ही नहीं दे रहे। जब तक लड़ने नहीं दोगे तब तक उसके अंदर ये नहीं आएगी, क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, मेमोरी डेवलप नहीं होगी। वो बच्चा इसी तरह जिंदगी भर वो दवाई पर डिपेंड होगा, बार बार उसकी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं होगी। अगर आप बार बार दवाई लेने के आदी हो, आप बार बार एंटीबायोटिक लेने के आदी हो, तो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी और आपको वो इंफेक्शन बार बार परेशान करता रहेगा। इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं छोटे बच्चों को ज्यादा दवाई ना दी जाए और उन बच्चों को भले ही बीमार हैं लेकिन उनको थोड़ा सा उनकी इम्यूनिटी को लड़ने का वक्त दिया जाए। बात समझ आ रही है? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसको बुखार हुआ तो बुखार के लिए बुखार कंट्रोल में रखना जरूरी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बुखार के साथ एंटीबायोटिक भी दे देते हैं। एंटीबायोटिक देने से फायदा क्या होता है, 1 दिन में 2 दिन में बुखार भी खत्म हो जाता है और इन्फेक्शन भी चला जाता है। लेकिन अच्छे डॉक्टर्स कहते हैं आप पेशेंट को, बच्चे को बुखार उतारने की दवाई दो, क्रोसिन दो, लेकिन एंटीबायोटिक मत दो। क्यों? ताकि उसकी बॉडी अपनी बॉडी एंटीबॉडीज बना पाए उससे लड़ने के लिए। उसमें भले ही जहां पर 1 दिन में बच्चा ठीक हो रहा था दवाई देकर, हो सकता है बच्चे को ठीक होने में 5 या 6 दिन लगेंगे, लेकिन आने वाले टाइम के लिए वो उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा, उसको वो इन्फेक्शन परेशान नहीं करेगा क्योंकि उसकी बॉडी इम्यूनिटी उसको लड़ने के लिए तैयार है। समझ आ रही है बात? अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, वैक्सीन। बेटा वैक्सीन वर्ड आ रहा है किससे?
इससे वैका। वैका का मतलब होता है क्या? क्या? काव। बेटा जैसे आपने सुना होगा चिकन पॉक्स, सुना है? ऐसे एक बीमारी होती है काव पॉक्स। तो पहली बार ये वैक्सीन का तो तैयार, एक नाम है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट है, एक डॉक्टर हैं एडवर्ड जेनर। उन्होंने पहली बार इस वैक्सीन को तैयार किया था, बनाया था, इस्तेमाल किया था किस बीमारी के अगेंस्ट? काव पॉक्स। तो वैका वर्ड काव से डिराइव हुआ है, इसलिए वैक्सीन। अब ये वैक्सीन जरा सुनो है क्या, सब अच्छे ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूं। ये बताओ, मैंने एक फ्लास्क लिया, इसके अंदर एक बैक्टीरिया ग्रो कराया, कौन से? कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, पी साइलेंट होता है। निमोनिया जो कॉज करता है ना, वो ये वाला बैक्टीरिया कॉज करता है। मैंने अभी ये बैक्टीरिया तैयार किए फ्लास्क के अंदर। कैसा कल्चर है? फ्रेश कल्चर। दिस इज द फ्रेश कल्चर, अभी अभी तैयार किया हुआ फ्रेश कल्चर बैक्टीरिया है। मैंने ये बैक्टीरिया, निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया का कल्चर बनाया। कल्चर बनाने के बाद इसको कहां पे भरा? एक सिरिंज में, और उसके बाद किसके अंदर डाल दिया? माइस में, एक चूहे के अंदर उसके अंदर डाला। इसको माइस को इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हुआ, और क्या हुआ? मर गया माइस। निमोनिया हो गया, इसको मर गया। यहां तक बात समझ आई? इधर देखो, सब अच्छे ध्यान दो इधर। ये निमोनिया से मर गया, ये बात समझ आई? अब मैंने क्या किया, इधर देखें, इस फ्लास्क को जिसमें बैक्टीरिया थे, इसको फ्लास्क को बंद करके 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए बंद करके रख दिया। जब 2-3 महीने, अभी ये कैसा कल्चर था? फ्रेश। इसके अंदर इंफेक्शन करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी, तो अभी ये फ्रेश कल्चर। अब मैंने इसको 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए रख दिया इसका कल्चर। जब ये कल्चर पुराना हो जाएगा, इधर देखो, जब इस, तो ये बैक्टीरिया है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए होता है, जैसे आपको ग़िज़ा चाहिए, मुझे भी। आपने इस दौरान इसके अंदर खाना नहीं डाला, न्यूट्रिएंट नहीं डाले, तो क्या होगा? या तो ये मर जाएंगे, अगर मरेंगे नहीं तो इतने अधमरे हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे, ये बीमारी कॉट करने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो पहले कैसा कल्चर था, अब आपने क्या किया, ये कल्चर जो पुराना हो गया, यही वाला कल्चर, अब ये कैसा कल्चर कहलाएगा? ओल्ड कल्चर। यही वाला कल्चर अपनी पुराना हो गया। पुराना होने के बाद अब इसको आपने क्या किया? सिरिंज में भरा, फिर उसी तरह से आपने क्या किया? माइस में डाल दिया। क्या होना चाहिए बताओ? क्या कहना बताओ, क्या होगा? माइस सर्वाइव्स। माइस को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि बैक्टीरिया को आपने मार दिया था, कमजोर कर दिया था उसको। अब ये बैक्टीरिया जिंदा, बैक्टीरिया मरे हुए थे, बैक्टीरिया डाले, तो मरे हुए बैक्टीरिया या कमजोर बैक्टीरिया डाले तो उसको इन्फेक्शन कुछ नहीं हुआ, जिंदा रहा। जी बेटा। सर अगर वो मरे हुए नहीं हुए, अधमरे हुए, तब भी तो फिर सर उसको अंदर जाके तो इम्यूनिटी मिलेगी ना, मतलब अभी बता रहा हूं। जब आपने अधमरे ही सही, मरे हुए ही सही, जब इसको डाला तो इसको बैक्टीरिया कमजोर थे या मरे हुए थे, तो माइस को तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हुआ? अब तुम क्या करो, इसी माइस जो सर्वाइव कर गया, अब दोबारा से एक कल्चर बनाओ। कैसा? फ्रेश कल्चर बनाओ। अब माइस के अंदर डालो, अब क्या होगा? अब भी नहीं मरेगा, अब नहीं मरेगा। फ्रेश कल्चर डालने पर भी बैक्टीरिया अब नहीं मरे, माइस नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि आपने जब मरा हुआ सेल, मरे हुए बैक्टीरिया इसके अंदर डालिए, मरे हुए ही सही, अधमरे ही सही, इसके अंदर उस सेल, मरे हुए सेल के अगेंस्ट क्या बन चुकी हैं? एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। यानी इसके अंदर मेमोरी आ चुकी थी। मैंने अभी बताया था ना, मेमोरी आ जाती है। तो मरे हुए सेल ही तुमने इसके अंदर डाले, इससे लड़ने के लिए मेमोरी आ चुकी थी। और मेमोरी आने की वजह से जब फ्रेश इंफेक्शन भी आया तो इसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर उसके खिलाफ क्या?
एंटीबॉडीज या इसके खिलाफ इम्यूनिटी बन चुकी थी। तो इसका मतलब क्या है, वैक्सीन क्या होती है? देखो, वैक्सीन एक कमजोर मरे हुए इंफेक्शन को कहते हैं। वैक्सीन मरे हुए या कमजोर इंफेक्शन को कहते हैं जो आपकी बॉडी में डाली जाती है। उससे आपको बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम आपका ट्रिगर हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। भले ही मरे हुए सही, भले ही कमजोर सही, आपकी बॉडी में जब कमजोर करके इंफेक्शन डाला जाता है या मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है, तो उससे आपको डिजीज नहीं होगी, लेकिन आपकी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी, ट्रिगर हो जाएगी, जिसके बाद आपको अगर वो इंफेक्शन आता भी है तो आपको डिजीज नहीं लगेगी। इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? वैक्सीन।